जय हिंद साथियों, आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। देखिए, जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था कि ये जो प्रैक्टिस सेट है ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 को देखते हुए तैयार किया गया। ठीक है, आते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन पे। कह रहा है नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? तो नवरत्न में साथियों कौन सा है? द्विगु समास है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या बिल्कुल सही जवाब होगा। अच्छा, अगर हम बात करें द्विगु समास होता क्या है, देखिए क्या होता है समास में ना कि एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। तो द्विगु समास में क्या होता है कि जो पूर्व पद होता है ना वो संख्यावाचक होता है। कैसा होता है? संख्यावाची होता है। ठीक है, जैसे हम बात करें कि नवरत्न हो गया, ठीक है, नवरात हो गया, चौराहा हो गया, ठीक है, तिरहा हो गया, ठीक है, ये सब हमारे क्या है, ये सब द्विगु समास के उदाहरण है। अच्छा, अगर पूछ दे आपसे कि नवरत्न का समास विग्रह क्या होगा, तो नवरत्नों का समूह। क्या होगा? नवरत्नों का समूह। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है छोटी ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? मतलब जो छोटी ई है ना, इसका उच्चारण हम कहाँ से करते हैं? जीभ के मतलब देखिए, जीभ के 3 भाग होते हैं, अग्र, मध्य, पश्च। तो यही पूछा आपसे कि किस भाग से करते हैं, अग्र से कि मध्य से कि पश्च से करते हैं। तो साथ ही उसका हम उच्चारण जो है अग्र भाग से करते हैं। अब समझिए इस चीज़ को। देखिए, एक होता है जीभ, ठीक है, ये हमारी है जीभ, ये इसका अग्र भाग होता है जीभ का, ये अग्र भाग है, ये मध्य भाग है और ये पश्चिम भाग है। ठीक है, तो अग्र भाग से हम किन किन स्वरों का उच्चारण करते हैं? देखिए, अग्र भाग से हम करते हैं छोटी ई, बड़ी ई, है ना, फिर उसके बाद आपका था ए फिर ए, ये हमारे अग्र भाग से होते हैं। ठीक, मध्य भाग से हम सिर्फ अ का उच्चारण करते हैं, जिसको हम अ को उदासीन स्वर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जीभ के पश्च भाग से किन किन स्वरों का उच्चारण होता है। तो देखिए, अगर एक ट्रिक की बात करें तो जितने भी 3 की आकृति वाले होते हैं, मतलब अ को छुड़ाकर, ठीक है, जितने भी 3 की आकृति वाले स्वर होंगे वो कहाँ होंगे? जीभ के पश्च भाग से उच्चारित होंगे। जैसे अ तो हो गया आपका मध्य स्वर। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या बचा? आ बचा, ठीक है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, ठीक है, और ओ है और औ है। ठीक है, क्या है आपका? ओ है और औ है, ये हमारे पश्च भाग से उच्चारित होने वाले स्वर हैं। ये आपका अग्र भाग से हो गया, मध्य भाग से हो गया, और ये जो स्वर है ये पश्च भाग से है। राइट। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा छोटी हल्की गोल और किनारेदार थाली दिखाओ। वाक्य में अपेक्षित है क्या? 3 अल्प विराम और 1 पूर्ण विराम, 3 अल्प विराम, 1 योजक चिन्ह और 1 पूर्ण विराम। ठीक है, ये विराम चिन्ह से क्वेश्चन पूछा है। 2 अल्प विराम और 1 पूर्ण विराम, 4 अल्प विराम, 1 योजक चिन्ह और 1 पूर्ण विराम। देखिए, एक हल्की, क्या बोला? ये छोटी हल्की गोल, ठीक है, छोटी हल्की गोल और किनारेदार थाली दिखाओ। वाक्य में क्या अपेक्षित है, ये पूछा है आपसे। इसमें क्या होगा साथियों? देखिए, 2 अल्प विराम और 1 पूर्ण विराम होगा। क्या होगा? 2 अल्प विराम और 1 पूर्ण विराम। ऑप्शन नंबर सी क्या बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए, इसमें क्या होगा? सबसे पहले हमारा जो एक यहाँ पे लगेगा, ठीक है, उसको थोड़ा छोटा कर लें पेन को, एक यहाँ लगेगा हमारा, ठीक, उसके बाद हल्की पे लगेगा और उसके बाद, ठीक है, तो हमने क्या बताया आपको? 2 अल्प विराम, तो ये हमारे क्या होते हैं साथियों? अल्प विराम होते हैं। अब अल्प विराम चिन्ह जो होते हैं इनका यूज क्या होता है कि जहाँ पर थोड़े समय के लिए रुकना होता है, ठीक है, वहाँ पे अल्प विराम, मतलब अल्प माने थोड़ा, विराम मतलब ठहराव, है ना, तो वही समझिए अल्प विराम मतलब थोड़े समय के लिए जहाँ रुकना होता है। अब जैसे छोटी हल्की गोल और किनारेदार थाली दिखाओ। ठीक है, तो एक छोटी और हल्की के बीच में रहेगा आपका अल्प विराम, और एक हल्की और गोल के बीच में रहेगा अल्प विराम। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आएगा? और एक पूर्ण विराम होगा। पूर्ण विराम आपका यहाँ आता है। ठीक है, चलिए आगे चलें। दिखाओ कहाँ गया? यहाँ दिखाओ, तो यहाँ पे आपका पूर्ण विराम होगा। ठीक है, तो 2 अल्प विराम हो गया और 1 पूर्ण विराम हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा मरने के लिए तैयार हो जाना अर्थ देने वाला मुहावरा है। बताइए, मरने के लिए तैयार हो जाना, ठीक है, इसका क्या होगा? सिर पर कफन बांध लेना। ठीक है, क्या करना? सिर पर कफन बांध लेना, यानी सिर पर कफन बांध लेना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा एक तत्सम शब्द नहीं है, मतलब वो क्या है? तद्भव होगा। ठीक है, तत्सम नहीं, तद्भव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन तत्सम नहीं होगा। तो 3 तो तत्सम होंगे, तो बताइए कौन सा? तो तेल जो है ये तत्सम शब्द नहीं है, लेकिन डाकिनी, न्यौछावर और तर्जनी ये सब क्या है? ये सब तत्सम शब्द है। ठीक है, लेकिन तेल जो है साथियों ये तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, अच्छा, डाकनी का अगर तद्भव पूछे आपसे तो डाइन होता है। ठीक है, डाकनी का तद्भव क्या होता है? डाइन होता है। और तेल का तत्सम क्या होता है? ये तो तेल हमारा क्या है? तद्भव शब्द है। ठीक है, इसका अगर तत्सम पूछे तो होता है तैल। क्या होता है? तैल। ठीक है,
आगे चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है एक की वर्तनी शुद्ध है, बताइए किसकी वर्तनी शुद्ध है। कह रहा है एक की वर्तनी शुद्ध है, अन्नास, अक्षौहिणी, आकस्मिक या अकाल। ठीक है, तो देखिए अन्नास जो है ये सही है हमारा, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, बाकी अक्षौहिणी क्या लिखा है यहाँ पे, अक्षौहिणी, ठीक है ये लिखा है ना, तो ये हमारा गलत है। कैसे इसका होगा शुद्ध, ये तो अशुद्ध है, और शुद्ध इसका कैसे होगा, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अक्षौहिणी ऐसे लिखा जाता है अक्षौहिणी। ठीक है, ये हमारा शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा भाग्य का पर्यायवाची नहीं है, प्रारब्ध, नियत, विवत्तव्य और नियति। बताइए कौन सा इसमें नहीं है, तो नियत। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर भी सही जवाब होगा, बाकी जो है सब इसके पर्यायवाची हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा एक में तालव्य ध्वनि का प्रयोग हुआ है, बताइए किसमें हुआ है, तो चाचा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें तालव्य वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो आपको हमने क्या बताया था, ट्रिकेटियम, दो कंठ, तालु, आया ना तालु, फिर मुर्दा, ठीक है, दंत, ओष्ठ, केटियम दो, ये ट्रिक हमारी। ठीक है, तो देखिए ये क वर्ग हो गया और ये च वर्ग हो गया। ठीक है, तो देखिए च, च, छ, ज, झ, अइया। ठीक है, ये 5 तो हो गए आपके। उसके बाद छोटी ई, बड़ी ई, ठीक है, य और बड़ा सा, ये सब हमारे कैसे होते हैं, ये तालव्य वर्ण होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 10 नहीं कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा इनमें से एक का अर्थ ऐतराज है, किसका अर्थ ऐतराज है, क्वेश्चन नंबर 9 पे है ना, हाँ, किसका अर्थ ऐतराज है, तो आपत्ति, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अविघ्न का अर्थ बाधा होता है, विपत्ति का अर्थ संकट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो कह रहा है बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है बताइए, तो चिड़िया उड़ गई, चिड़िया उड़ गई, ये वाक्य हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये चिड़िया उड़ गई ना, बाकी चिड़िया उड़ गई ये भी गलत, ये भी गलत। अब चिड़ियाएँ नहीं होता है साथ में, क्या होता है चिड़िया का, चिड़िया होगा। ठीक है, चिड़िया उड़ गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा निम्नलिखित में से एक सूर्य का पर्यायवाची है, बताइए कौन सा है, रस, अर्क, निचोड़ या सार। तो एक सूर्य का पर्यायवाची है, मतलब एक तो है तीन नहीं है, तो अर्क कौन सा है, अर्क, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। आइए सूर्य के कुछ पर्यायवाची शब्द के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अंशुमाली होता है, मार्तंड होता है, हंस होता है, ठीक है, हंस और दिनमणि होता है, तेजो राशि होता है। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए सूर्य के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, अंशुमाली, मार्तंड, हंस, फिर उसके बाद दिनमणि और तेजो राशि। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, मतलब एक युग्म गलत है। गमन का क्या विलोम आगमन होता है, निषिद्ध का विलोम क्या विवाहित होता है, अरे विहित होता है, आमिष का क्या सामिष होता है, या व्यास का विलोम, ठीक है, समास होता है। अब पूछा क्या आपसे कि एक युग्म गलत है, मतलब 3 तो सही है, एक गलत है, कौन सा। देखिए आमिष का साथियों जो सामिष है ना ये नहीं होता है। ठीक है, यानी यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। बाकी गमन का आगमन होता है, निषिद्ध का विहित होता है और व्यास का समास होता है, ये सब विलोम शब्द सही है। ठीक है, अच्छा फिर होगा क्या यहाँ पे, ठीक है, हमने क्या बताया, आमिष, आमिष का विलोम क्या होता है, निरामिष होता है, क्या होता है, निरामिष होता है, राइट। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। ठीक है, बताइए किसमें, अपादान कारक का प्रयोग किसमें हुआ है, कि शिकारी ने तीर से बाघ मारा, हाथी के द्वारा पेड़ डाहा गया, सत्संग से बुद्धि सुधरती है और लड़का बाजार से लौटा। किसमें है, तो लड़का बाजार से लौटा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है बिल्कुल सही है। ठीक, इसमें क्या होता है साथियों, हमने बताया जब आपको कारक पढ़ाया था तो हमने बताया था कि जो अपादान कारक होता है ना, इसमें एक अलगाव की भावना होती है। अब देखिए लड़का बाजार से लौटा, तो लड़का क्या है, बाजार से अलग ही तो हो गया वहाँ पे ना। ठीक है, जब अलग हो गया तो वहाँ पे अलगाव की भावना आ गई, तो हमारा यहाँ पे कौन सा होगा, अपादान कारक होगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि बर्वे छंद है, बताइए क्या है, सम मात्रिक है, अर्ध सम मात्रिक है, विषम मात्रिक है या अर्ध विषम मात्रिक है। तो बर्वे क्या है, ये अर्ध सम मात्रिक। ठीक है, कौन से, अर्ध सम मात्रिक। ठीक है, चलिए अगर हम बात कर लें इसके बारे में, देखिए बर्वे जो होता है ना साथियों, इसमें 4 चरण होते हैं, कितने होते हैं, 4 चरण होते हैं। ठीक है, और इसके जो इसका जो पहला और तीसरा जो चरण होता है, ठीक है, पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती है। ठीक है,
तो बरवे में हमने क्या बताया आपको कि इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। कह रहा लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध है। चाय फीका है, दही खट्टा है, चांदी सोने से कम महंगा है, या मिश्री मीठा है। तो आपसे क्या पूछा था कि एक वाक्य शुद्ध है, मतलब एक सही है 3 गलत है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए दही खट्टा है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कहाँ गया दही खट्टा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखिए अब चाय क्या है साथियों, चाय तो एक बात बताइए, चाय पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। हम क्या कहते हैं, चाय फीकी है, ये थोड़ी ना कहते हैं चाय फीका है, चाय फीकी है। तो चाय तो साथियों हमारा क्या हो गया, कहीं ना कहीं स्त्रीलिंग को दर्शा रहा है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है फीका है, तो ये कहीं ना कहीं पुल्लिंग की बात कर रहा है यहाँ पे, तो ये हमारा इसलिए गलत हो गया। चांदी सोने से कम महंगी है, ठीक है, ये सही होता, लेकिन ये बोला चांदी सोने से कम महंगा है, तो ये भी गलत है। अब मिश्री मीठी है, मीठा थोड़ी ना है, मिश्री तो स्त्रीलिंग में जाएगा ना, तो मिश्री मीठी होनी चाहिए, तो लिखा है मिश्री मीठा, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी क्या है बिल्कुल सही, कि दही खट्टा है। और इसको लेकर बहुत ज़्यादा डिबेट रहता है साथियों को, जो दही होता है ना, ठीक है, ये स्त्रीलिंग नहीं, ये क्या होता है पुल्लिंग होता है। ठीक है, ये अपवाद है। चलिए आगे चलें। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है, साहस होता है, भय होता है, उत्साह होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें बताइए, तो उत्साह होता है। क्या होता है, उत्साह, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें हम कि रौद्र रस, तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है और भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। राइट, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे, कह रहा राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है। राम रोटी नहीं खाता है, ठीक, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप बताना है आपको, क्या होगा। ठीक है, तो इसका होगा, राम रोटी नहीं खाता है ना, इसका ये पूछा है आपसे, इसका होगा राम से रोटी नहीं खाई जाती है। ठीक है, राम से रोटी नहीं खाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा रामदूत अतुलित बल धामा, इस पंक्ति में मात्राएं हैं, गिन लीजिए। देखिए जो हमने बताया था कि एक लघु मात्रा होती है, ठीक है, एक गुरु होती है, या ऐसे कहें एक सिंगल मात्रा होती है, एक डबल मात्रा होती है। देखिए आपका जैसे अ हुआ, छोटी ई हुआ, ठीक है, छोटा ऊ हुआ, और ऋषि, ये एक मात्रिक है जिसमें, ठीक है, और बाकी जो बचे हमारे जैसे आ हुआ, ठीक है, ये सब हमारे द्विमात्रिक आते हैं। इसके आगे जितने भी आएंगे स्वर हमारे, तो गिनिए इसमें राम में क्या है, जैसे लिखा है राम, इसमें 2 मात्रा है ना, तो 2 मात्रा और म में अ है, यानी 1 मात्रा। ठीक, ऐसे गिनेंगे ना। अतुलित, अब दूत में क्या है, द पर बढ़ाव की मात्रा है तो 2 मात्रा, और त में 1 मात्रा। फिर अतुलित में 1 मात्रा, अब छोटा ऊ है तो 1 मात्रा होगी। ठीक है, देखा छोटी है तो ये भी 1 मात्रा हो गया, त में भी 1 मात्रा होगी। बल में देखिए, बल में भी 1 और ल में भी 1, धामा में 2 और माँ में 2। ठीक है, धा में 2 माँ में 2, तो गिनिए 2 4 6 8 ना, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मात्रा है। कितनी मात्रा हो गई, 16 मात्रा हो गई। ठीक है, तो 16 मात्रा हो गई, और वही आपसे पूछा था, नहीं ऑप्शन नंबर डी क्या है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, कह रहा मोहन ने पढ़ा है, मोहन ने पढ़ा है, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होगा। ठीक है, बताइए क्या होगा, तो होगा सत्य कि मोहन ने पढ़ा होगा, मोहन ने पढ़ा होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या पूछा तो संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, पहली बात की बात तो कर रहा है भूतकाल की, उसमें भी संदेह की भावना होगी, तो मोहन ने पढ़ा होगा, ये संदेह की भावना है, और बात जो है भविष्य काल की यहाँ पे। ठीक है, सॉरी भूतकाल की है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, कह रहा है सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। बताइए सही शब्द की वर्तनी क्या इसमें है। तो देखिए अतिवृष्टि बिल्कुल सही लिखा है, अतिवृष्टि ऐसे नहीं लिखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यही हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा किस शब्द में विसर्ग संधि है, बताइए किस में विसर्ग संधि है। अहंकार में है कि दुष्कर में है कि हिमालय में है कि उल्लास में है। तो उल्लास में साथ ही उत प्लस लास होता है, तो हमारा कौन सा हो गया। ठीक है, ये हमारी व्यंजन संधि हो गई। हिमालय में हिम प्लस आलय होता है। ठीक है, मतलब ये हमारा कौन सा हो गया, यहाँ पे स्वर संधि हो गई। अहंकार में अहम प्लस कार होता है। ठीक है, अहम प्लस कार, इसमें हमारी कौन सी हो गई, इसमें भी हमारी व्यंजन संधि होगी। लेकिन दुष्कर में दू धनकर होता है, क्या होता है, दू धनकर। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे, विसर्ग संधि हो गई, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 22 पे, 22 तो हो गया ना। क्वेश्चन नंबर
नहीं 21 22 भी चलना है ना, ठीक है 21 हुआ है। 22 में कह रहा है कि रस गंधर्व नाटक के रचनाकार हैं, बताइए रस गंधर्व नाटक के रचनाकार कौन है? तो मणि मधुकर है। कौन? मणि मधुकर, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मणि मधुकर की प्रमुख रचनाएं की बात करें तो बुलबुल सराय, घास का घराना, ठीक है, बलराम के हजारों नाम और सफ़ेद मेमने। एक बार फिर से देख लिए मणि मधुकर की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? बुलबुल सराय, घास का मैदान, बलराम के हजारों नाम और सफ़ेद मेमने। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं तो कह रहा भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार हैं, बताइए कौन है? तो यहाँ साथियों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, आइए इनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, बहुत ज़्यादा जो कि एग्जाम में पूछी जाती है ना। देखिए एक है प्रेम प्रलाप, फिर प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, प्रेम मालिका और प्रेम फुलवारी। ठीक है, कौन कौन सी हैं? प्रेम प्रलाप, प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, प्रेम मालिका और प्रेम फुलवारी, ये सब किसके? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। ठीक है, आगे चलें क्वेश्चन नंबर 24 पे। खैर आखिरी चट्टान रचना के लेखक हैं, बताइए आखिरी चट्टान रचना के लेखक कौन है? तो कौन है साथियों? मोहन राकेश हैं। कौन? मोहन राकेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आइए हम बात कर लेते हैं मोहन राकेश के बारे में कुछ प्रमुख रचनाएं की। तो लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, ठीक है, आधे अधूरे, फिर अंधेरे बंद कमरे, ये सब किनकी हैं? मोहन राकेश की प्रमुख रचनाएं। कौन कौन सी? लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे अंधेरे, ठीक है, सॉरी आधे अधूरे, ठीक है, और अंधेरे बंद कमरे, ये सब किनकी हैं? मोहन राकेश की है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। कह रहा है स्वयंभू की कृति का नाम है, स्वयंभू, ठीक है, की कृति का नाम है, बताइए कौन से इसमें सही होगा? इसमें होगा साथियों हमारा स्वयंभू की कृति, पाहुरदोहा, महापुराण, पद्म पुराण, इसमें होगा आपका पौमचरू होगा। ठीक है, यानी ये है पौचरयू है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि अजगर करे न चा करी, पंछी करे न काम, किसने कहा है? बताइए। ठीक है, तुलसीदास कहे हैं कि सूरदास कहे हैं कि मलुकदास कहे हैं कि रैदास कहे हैं? ठीक है, कौन कहे इसको? तो मलुकदास कहे हैं। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कह रहा है कि नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों में ठीक के युग्मों में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? मतलब 3 सही है, एक गलत है, वही गलत वाले को आपको बताना है। क्षीर का क्या होता है? खीर होता है। दही का दही होता है, ठीक है, दुग्ध का दूध होता है, या घृत का घी होता है। और आपसे क्या पूछा है? से पूछा है कौन सा गलत है, और गलत वाला ही आपको बताना है। ठीक है, तो कौन सा होगा इसमें? देखिए दही का दही, यही हमारा क्या है? गलत है। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसका शुद्ध रूप क्या होगा, देखिए दही का तत्सम दधी होता है। क्या होता है? दधी। तो दधी हमारा क्या है? तत्सम शब्द है, और दही क्या है? तद्भव शब्द है। ठीक है, तो दही का दही दिया इसलिए गलत है। तो दही का क्या होता है? दधी होता है तत्सम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि जहाँ बिना कारण के कार्य होने का पाया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पे साथियों हमारा कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पे हमारा विभावना अलंकार होता है। ठीक है, विभावना अलंकार। यहाँ क्या होता है विभावना अलंकार में कि बिना किसी कारण के ही काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे करे बिनु करे, चले बिनु सुने बिनु काना। ठीक है, ये जो हमारे सब एग्जाम्पल है, विभावना अलंकार के उदाहरण होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। कह रहा है संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? बताइए संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं। जहाँ कर्ता कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है तो प्रेरणात्मक क्रिया होती है। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। जब किसी क्रिया से पहले दूसरी क्रिया आती है तो पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो कोई तो एक ऑप्शन होना चाहिए। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर एक क्या है? बिल्कुल सही होगा ना, कि जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं तो हमारे क्या होती है? वहाँ पे संयुक्त क्रिया होती है। राइट, आगे चले क्वेश्चन नंबर 30 पे। कह रहा है विस्मय, ठीक है, विस्मय कौन सा भाव है? बताइए विस्मय कौन सा भाव है? संचारी भाव है कि विभाव है कि स्थायी भाव का विभाव है? तो विस्मय क्या है साथियों? हमारा स्थायी भाव है ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, और विस्मय जो है अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है। किसका? अद्भुत रस का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। तो कह रहा है इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है जो सूत्र संबंध को बताते हैं। ठीक है, और वह क्या होता है साथियों? निश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पे हो जाता है। तो कोई ही तो होगा वहाँ पे ना, तो कोई क्या हमारा है? अनिश्चयवाचक। जैसे दरवाजे पे कोई खड़ा है, तो कोई निश्चित तो है नहीं कौन खड़ा है ना, तो यहाँ पे वही चीज़ है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 32 पे। कह रहा है शक्ति से बनने वाला विशेषण है। बताइए शक्ति से बनने वाला विशेषण क्या है? शक्तिमय है,
ठीक है, या शाक्त है या अशक्ति है या शाक्त है, बताइए क्या इसमें है, इसमें होगा शाक्त होगा ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अब साथियों हमारे जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे ये हमारे गद्यांश के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, ठीक है, तो इसको पढ़ के हमें आंसर देना है। अगर अब भारत एक विशाल देश है, ठीक है, भारत एक विशाल देश है, वर्षों की पराधीनता के बाद इसे स्वाधीनता प्राप्त हुई है, फिर यह गणतंत्र बना। इसकी उन्नति के लिए भारत के युवकों को अपना तन मन और धन लगाना होगा। भारत के लोगों को विश्व की विदूषित भावनाओं से अलग रहकर प्रेम, एकता और बंधुत्व की भावना को सबल बनाना होगा, ठीक है। अब हम प्रश्न को पढ़ेंगे और इस हिसाब से इसमें जवाब देंगे, ठीक है। कह रहा है विशाल निम्नलिखित में से क्या है, अब बताइए विशाल क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण है। कह रहा है भारत एक विशाल देश है, भारत एक क्या है, विशाल देश है। अच्छा इसमें क्या विशाल, किसी देश की विशेषता बताई जा रही है ना, यानी भारत देश की विशेषता बताई गई है कि भारत कैसा है, तो भारत एक विशाल देश है, ठीक है। यानी भारत की जब विशेषता बताई गई है तो विशाल तो हमारा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ठीक है, विशाल हमारा साथियों यहाँ पे विशेषण हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, विशेषण, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि यह निम्नलिखित में से क्या है, अब बताइए क्या है, यह संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है, क्रिया। तो साथियों हमने आपको सर्वनाम जब पढ़ाया था हमने बताया था ना कि सर्वनाम की जो सर्वनाम संख्या होती है, जो सर्वनाम की जो संख्या होती है वो 11 होती है, ठीक है, जो मूल सर्वनाम की संख्या होती है वो 11 होती है, ठीक है, और सर्वनाम के भेद तो हमने आपको 6 बताए थे, ठीक है। तो उसमें से यही आपका है कि क्या होगा, ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 35 पे कह रहा है युवकों निम्नलिखित में से क्या, युवकों निम्नलिखित में से क्या है। अच्छा जो युवकों है बताइए क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, क्या है ये, तो ये हमारी संज्ञा है साथियों, क्या है, संज्ञा है ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है सबल बनाना होगा, सबल बनाना होगा, क्या है ये, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, बता दीजिए ये क्या है, तो साथियों क्रिया है, क्या है, क्रिया है, ठीक है, क्योंकि इसने क्या बोला है, सबल बनाना होगा, ठीक है, तो क्या हमारी ये क्रिया है ना। क्वेश्चन नंबर 37 है और ये लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि भी है और समास भी है, ठीक है, बताइए महाजन है, ठीक है, या नीलकंठ है, पंचानन है या विद्याधान है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या बोला, आपको संधि भी होना चाहिए और समास भी, तो नीलकंठ तो आप जानते ही हैं बहुब्रीहि समास के अंतर्गत जाता है, ठीक है, नीला है जो कंठ, ठीक है, और उसके बाद एक है साथियों पंचानन, ठीक है, तो अब पंचानन क्या हमारा है, ये भी हमारा समास है, ठीक है, और ये संधि भी इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे यही पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि भी है और समास भी है, तो पंचानन हमारा सही उत्तर है। चूँकि देखिए नीलकंठ हमारा समास में है, ठीक है, नीलकंठ हमारा समास है, लेकिन साथियों संधि थोड़ी ना है, लेकिन पंचानन क्या है, ये संधि भी इसमें है और इसमें समास भी है, ठीक है, तो पंचानन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसमें पूछे कौन सा समास है पंचानन में, तो साथियों इसमें बहुब्रीहि समास है, कौन सा, बहुब्रीहि समास है, ठीक है। अगर इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, इसका हो जाएगा पंच प्लस आनन, ठीक है, पंच प्लस आनन। अब देखिए यहाँ पे च में मिला अ और अ, जब हमने बताया था साथियों आपको, जब संधि पढ़ाई थी हमने कहा था जब अ का आ से या फिर अ का अ से या आ का अ से या फिर आ का आ से मिलन होता है, हर स्थिति में साथियों आ बनता है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा पंच, ठीक है, पंच तो हो गया, अब आ की मात्रा लग जाएगी, ठीक है, तो आ हो गया फिर नन हो गया, पंचानन, ठीक है, तो पंच प्लस आनन यानी पंचानन। तो कौन सा इसमें हमारा है, दीर्घ स्वर संधि है, कौन सा, दीर्घ स्वर संधि है, राइट।